हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंटीसिपेटरी बेल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, इसको ग्रांट करते टाइम कोर्ट क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती है और इसको ग्रांट करने के साथ ही कोर्ट ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो एप्लीकेंट पर इम्पोज कर सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये भी जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ड्राफ्टिंग ऑफ बेल के ऊपर बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और मैंने और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो अगर हम बेल का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को टेम्परेरीली रिलीज़ करना पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी से कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करने के बाद या फिर बॉन्ड्स के थ्रू। और बेल कितने टाइप्स की होती हैं तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में हमें ये बताया गया है कि बेल 3 टाइप्स की होती हैं। बेल इन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 CRPC, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 437 CRPC एंड जो थर्ड टाइप की बेल होती है वो होती है एंटीसिपेटरी बेल, जो कि हमें सेक्शन 438 CRPC में बताई गई है। और आज हम एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एंटीसिपेटरी बेल हमें सेक्शन 438 CRPC में बताई गई है। एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। तो अब इसको प्री अरेस्ट बेल क्यों कहते हैं? एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक्यूज पर्सन होता है वो अरेस्ट होने से पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि जो एक्यूज पर्सन है उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन उस एक्यूज पर्सन को ऐसा एप्रीहेंशन है या बिलीव है कि उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए वो पहले से ही कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल देता है, बेल सीक करता है कोर्ट से। और इसको हम एंटीसिपेटरी बेल या फिर प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 CRPC के थ्रू ग्रांट की जाती है और ये बेल सिर्फ और सिर्फ सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू ही ग्रांट की जा सकती है, किसी और कोर्ट के थ्रू ये ग्रांट नहीं की जाएगी। यानी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं। हम किसी भी और कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो एक्यूज पर्सन है उसे ऐसा एप्रीहेंशन होना चाहिए या बिलीव होना चाहिए कि उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन कि उसके ऊपर कोई ऐसा एक्विजिशन होना चाहिए कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। मगर एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करना पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर होता है। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है या फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट कुछ चीज़ें कंसिडर करती है, जैसे कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एक्विजिशन, फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरी और ह्यूमिलेशन। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के साथ साथ कोर्ट कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है, जैसे कि जो एक्यूज पर्सन है उसका पासपोर्ट सरेंडर कर लिया जाए, यानी कि उससे ले लिया जाए, उसको कंट्री लीव करने से रोक लिया जाए, और जब भी उसे पुलिस स्टेशन में जाना हो इंटरोगेशन के लिए वो रेगुलरली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में लेती है। तो वो चीज़ें क्या हैं? पहली, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्विजिशन, यानी कि एक्यूज ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसका क्या नेचर है और उसकी ग्रेविटी क्या है, यानी कि वो कौन से नेचर का ऑफेंस है और वो कितना हीनियस क्राइम है। ये चीज़ें कोर्ट ध्यान में रखती है। दूसरी चीज़ जो कोर्ट ध्यान में रखती है वो ये है कि जो एक्यूज्ड है क्या वो पहले कभी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट में रह चुका है, यानी जेल में रह चुका है, या उसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है पहले। तीसरी चीज़ है द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, क्या वो जस्टिस से भाग सकता है, यानी कि एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जा सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ये चीज़ भी कोर्ट ध्यान में रखती है। चौथी चीज़ है कि कोर्ट ये चीज़ ध्यान में रखती है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि उसकी जो रेपुटेशन है
उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए या उसकी रेपुटेशन कम करने के लिए जो ये केस है वो फाइल किया गया है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद कोर्ट चाहे तो जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो ग्रांट कर सकती है या फिर जो एंटिसिपेटरी बेल है उसे रिजेक्ट कर सकती है। एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कोर्ट इम्पोज कर सकती है एक्यूज्ड के ऊपर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते टाइम। तो ये कंडीशंस डिफ़र करती हैं केस टू केस, यानी कि जो केस के पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ऐसी कंडीशंस इम्पोज करती हैं एंटिसिपेटरी बेल के साथ जो कि जो एक्यूज पर्सन है उसे फॉलो करनी होती हैं। जो कुछ बेसिक्स कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो एक्यूज पर्सन है उसको इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा जब भी रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाएगा उसे उस पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्यूज पर्सन है वो किसी भी विटनेस को धमकी नहीं दे सकता है या फिर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि अगर वो विटनेस कोर्ट में ये फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं करे या फिर जो पुलिस ऑफिसर है या कोर्ट को वो अपनी गवाही ना दे या फिर जो भी फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड उसके पास वो कोर्ट में प्रेजेंट ना करे, इस चीज़ की वो उसे धमकी नहीं दे सकता है, किसी चीज़ का उसे लालच नहीं दे सकता है। वो अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, ये भी एक कंडीशन उसके ऊपर हम इम्पोज करते हैं, यानी कि कोर्ट उसके ऊपर ये सारी कंडीशंस भी इम्पोज करती है उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते टाइम। एक और कंडीशन जो कोर्ट इम्पोज करती है वो ये है कि जो भी एक्यूज पर्सन है वो कंट्री लीव नहीं कर सकता है कोर्ट की परमिशन के बिना, यानी कि अगर वो इंडियन रेजिडेंट है तो वो इंडिया को लीव नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। और साथ ही साथ कोर्ट वो कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है जो कि सेक्शन 437 सबसेक्शन 3 में बताई गई हैं, जो कि एक नॉर्मल नॉन बेलेबल ऑफेंस के अरेस्ट के टाइम इम्पोज की जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एंटिसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ड्राफ्टिंग ऑफ बेल के बारे में बात की थी। तो ये प्रोसीजर ड्राफ्टिंग ऑफ बेल के प्रोसीजर से काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर कोर्ट का नेम मेंशन करेंगे इन द कोर्ट ऑफ डैश एट डैश। तो हमने पहले भी ये बात जानी कि जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है ये दो ही कोर्ट में फाइल हो सकती है, सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो हम वही नेम्स ऊपर मेंशन करेंगे, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज एट लखनऊ। कोर्ट का नेम मेंशन करने के बाद हम क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर मेंशन करेंगे जो कि हमें कोर्ट के थ्रू दिया जाएगा, और ये कौन से ईयर की एप्लीकेशन है हम वो मेंशन करेंगे। सो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर डैश ऑफ 2023। इसके बाद ये किन दो पार्टीज़ के बीच का केस है हम उनका नेम, डिस्क्रिप्शन और एज मेंशन करेंगे। तो इन द मैटर ऑफ ABC सन ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एज एंड रेजाइडिंग एट, हम पेटिशनर का नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मेंशन करेंगे। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है हम उसका नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मेंशन करेंगे। तो जो भी कोई क्राइम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होता नहीं है, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पर हम स्टेट का नेम मेंशन करेंगे। सो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू XYZ सन ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एज रेजाइडिंग एट डैश, ये हम रिस्पोंडेंट के बारे में मेंशन करेंगे। इसके बाद हम FIR नंबर मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, और जो भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर कौन कौन सी धाराओं के ऊपर केस लगाया गया है हम वो मेंशन करेंगे अंडर सेक्शन ऑफ IPC, यानी कि जो FIR रजिस्टर करी गई है वो किस किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर करी गई है हम वो चीज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का नेम मेंशन करेंगे और फिर हम मेंशन करेंगे कि हम क्या चीज़ कोर्ट से सीख कर रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC, हम एंटिसिपेटरी बेल सीख कर रहे हैं कोर्ट से और उसके लिए हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे सर, फिर हम लिखेंगे जो एप्लीकेंट है वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो हम्बली सबमिट कर रहा है और फॉलोइंग पॉइंट्स स्टेट कर रहा है। अब हम वो पॉइंट्स और फैक्ट्स मेंशन करेंगे जो कि केस से रिलेट करते हैं, और हम ये चीज़ भी मेंशन करेंगे कि जो एप्लीकेंट है वो एंटिसिपेटरी बेल क्यों सीख कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नॉर्मल पॉइंट्स और फैक्ट्स मेंशन किए हैं किसी ऐसे ही पर्टिकुलर केस के बारे में, तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो, बट आप अपने एंटिसिपेटरी बेल फॉर्मेट में अपने केस से रिलेटेड फैक्ट्स और पॉइंट्स मेंशन करोगे। तो मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि जो भी एप्लीकेंट है वो CD कॉलेज लखनऊ में क्लर्क है और एक पीसफुल और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। दूसरा पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है उसका अपने किसी रिलेटिव जिनका नाम H है जो कि J के बेटे हैं उनके साथ किसी प्लॉट को लेकर जो है एक कहासुनी हो गई थी, यानी एक बहसबाजी हो गई थी 19 अप्रैल 2023 को।
तीसरे पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि एप्लीकेंट को ऐसा पता चला है कि जो श्री एच हैं, यानी कि जो एच नाम का उनका रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेंट के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करी है। कौन कौन से सेक्शंस के अंडर? सेक्शन 325 एंड 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये सेक्शंस किस चीज़ से रिलेट करते हैं? ये सेक्शंस ग्रीवियस हर्ट से रिलेट करते हैं। तो इन सेक्शंस के अंदर जो उनका रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेंट के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करी है और जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर हम मेंशन करेंगे कि जो एप्लीकेंट है उसने पेटिशनर को किसी भी तरीके की कोई चोट या इंजरी या हार्म नहीं पहुंचाया है, उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। फिर हम मेंशन करेंगे कि जो एप्लीकेंट है उसे ऐसा एप्रीहेंशन है या बिलीफ है कि इस नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, जिसके लिए जो पेटिशनर है उसने एफआईआर रजिस्टर करी है, इसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, जिससे जो उसकी प्रेस्टीज है यानी कि जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको हार्म पहुंचेगा। इसीलिए जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल सीक कर रहा है। और एंड में हम मेंशन करेंगे कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है वो फरार हो जाएगा या फिर वो किसी विटनेस को कोई थ्रेट पहुंचाएगा या फिर कोई फेक प्रॉमिस करके कोई एविडेंस के साथ छेड़खानी करेगा। ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम एंड में प्रेयर मेंशन करेंगे कि हम कोर्ट से क्या प्रेयर कर रहे हैं। तो हम उसमें लिखेंगे, इट इज़ देयरफॉर respectfully prayed that this honorable court be pleased to give a direction that in event of the arrest of applicant, the applicant be released on bail for such amount as the court may deem fit। यानी कि इन सारे फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो एक्यूज है उसे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दे, ताकि जब भी पुलिस उसे अरेस्ट करे तो उसे बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए। और इसके लिए जितना भी अमाउंट ऑफ मनी कोर्ट को सही लगता है या जो भी बॉन्ड कोर्ट को सही लगता है, वो उसके ऊपर जो एप्लीकेंट है उसे रिलीज़ कर सकती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर हम प्लेस और डेट मेंशन करेंगे और राइट हैंड साइड पर एप्लीकेंट या फिर उसके काउंसिल के साइन होंगे। तो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट एंटिसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट करने का। आई होप आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, इसको ग्रांट करते टाइम कोर्ट क्या क्या चीज़ें कंसिडर करती है, और ग्रांट करने के साथ साथ ही कोर्ट क्या क्या कंडीशंस इम्पोज कर सकती है एक्यूज़ के ऊपर। और हमने ये भी जाना कि एंटिसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, एक बेसिक फॉर्मेट क्या है एंटिसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।